Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna, and in this video we are going to continue with our chapter. So let's start. During this slowing down phase, many public sector factories run by the government also started making losses. The government had to provide extra funds every year to keep them running. The hope that these factories would become self-sustaining was never realized. The economy was faced with the growing प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लैक ऑफ कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए जो स्लो डाउन फेज था उस वक्त में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर फैक्ट्रीज जो थी वो गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही थी, और साथ में वो जो फैक्ट्रीज है वो उस वक्त पे लॉसेस फेस करना उन्होंने स्टार्ट किया। जो गवर्नमेंट थी उनको एक्स्ट्रा फंड्स जो है वो देने पड़ते थे हर साल, ताकि वो उस फैक्ट्रीज को रनिंग में रख सके। और जो होप था कि ये जो फैक्ट्रीज हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग बन जाए, ये कभी इस चीज़ के बारे में रियलाइज़ ही नहीं किया गया। जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जैसे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट का और लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट जैसे प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी इकोनॉमी उस वक्त पे फेस कर रही थी। The industrial policy has changed in the decade of the 1990s, and efforts are made to resolve the problems faced by the industrial sector. The policy reform encouraged the establishment of new industries and allowed greater freedom to import export certain goods. It is also encouraged private companies from other countries to set up factories in India. The licensing system was discontinued. Large industries are now permitted to set up factories in sectors that were earlier restricted. The government also invited the private sector to take over and run its loss making factories. Increasing competition in the market forced these factories to improve their operations and increase production. जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो करीब आपका क्या हो गया, डेकेड के हिसाब से 1990 से लेके अगर अभी देखा जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए कि जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसको कम किया जाए, रिजॉल्व किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जो पॉलिसी रिफॉर्म थी वो एनकरेज कर रही थी लोगों को स्टैब्लिशमेंट की। पॉलिसी रिफॉर्म की वजह से लोग क्या हो रहे थे, एनकरेज हो रहे थे कि वो नई इंडस्ट्रीज बनाए, और साथ में जो उनको अलग से एक फ्रीडम, मतलब उनको अलग से क्या दिया जा रहा था, फ्रीडम दिया जा रहा था कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो कुछ गुड्स का कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्राइवेट कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा एनकरेज किया इस चीज़ ने, और अदर कंट्रीज से भी जो लोग थे वो इंडिया में आने लगे फैक्ट्रीज को बनाने के लिए। जो लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है, ख़त्म कर दिया गया, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको परमिट कर दिया गया कि वो फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप कर सकते हैं सेक्टर्स पे। मतलब जो सेक्टर्स पे पहले क्या था, रेस्ट्रिक्शन दे दिया गया था, उन सारे सेक्टर्स में भी अब वो फैक्ट्री जो है वो बना सकते हैं। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया कि वो टेक ओवर कर सके, जो कंपनीज जो कि क्या है अच्छे से रन नहीं कर पा रही उनको टेक ओवर कर सके। लॉस मेकिंग फैक्ट्री है अगर, तो उनको टेक ओवर कर कर अच्छे से रन करवा सकते हैं अगर वो, तो उनको वहाँ पर इन्वाइट किया गया। जो इंक्रीजिंग कंपटीशन था मार्केट में वो फैक्ट्रीज को क्या करने लगा, फोर्स करने लगा कि वो अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करें, और साथ में जो प्रोडक्शन है उसको भी इम्प्रूव करें, तभी क्या हो सकता है वो लॉस से बच सकती हैं। The liberal policies encouraged private and foreign investment in industry as well as the information and communication sector, leading to the establishment of many new factories and enterprises. जो लिबरल पॉलिसीज थी वो एनकरेज कर रही थी प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रीज में प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो इस तरीके से एनकरेज किया जा रहा था। साथ में जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर था वो भी यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट के लिए मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए भी स्टैब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर नई फैक्ट्रीज और एंटरप्राइज जो है वो धीरे धीरे ओपन हो रही थी। Employment in the industrial sector. High levels of automation in the new factories, however, lead to fewer employment opportunities in the industrial sector. For example, production multiplied five-fold in a large steel plant between 1991 and 2005, but the number of workers employed in the plant was reduced by 50%. In 1991, the plant produced 10 lakh tons of steel and employed 85,000 workers. In 2005, production increased to 50 lakh tons, but the number of employees went down to 44,000.
Many jobs were given to contractual worker. In this way, employment in the industrial sector did not rise according to expectations, even though production increased substantially. ठीक है, जो ऑटोमेशन था, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ऑटोमेटिक काम, फैक्ट्री में जो ऑटोमेटिक काम होने की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा कम लोगों को मिलने लगा, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थी वो और कम हो गई। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखा जाएगा तो प्रोडक्शन जो था, नई ऑटोमेशन करने से, सब चीज़ ऑटोमेटिक करने से जो प्रोडक्शन था वो तो ज़्यादा 5 गुना बढ़ गया था लार्ज स्टील प्लांट में 1991 से लेकर 2005 के बीच में। लेकिन जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे जो एम्प्लॉयड थे प्लांट में, वो भी 50% तक कम हो गए थे। जहां 1991 पे किसी प्लांट पे 10 लाख टन जो था वो स्टील बन रहा था, और साथ में 85,000 वर्कर्स जो थे वो वहां पर एम्प्लॉयड थे। 2005 में जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज होकर 50 लाख टन, ठीक है, 50 लाख टन तक बढ़ गया था। लेकिन जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे वो कम होकर 44,000 हो गए थे। बहुत सारे जो जॉब्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वहां पर वो लग रहे थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वहां पर वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो था, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट हमको मिलने वाला था वो बढ़ा नहीं, बल्कि और क्या हो गया, घट गया। तो जैसा सोचा गया था प्रोडक्शन, जो एक्सपेक्टेशंस थी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, वो यहाँ पर क्या हो गई, जो प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट था वो यहाँ पर कम हो गया था। Subsectors of industry. We need to look at the subsectors of the industrial sector if we are to understand how production and employment can be increased. Industry requires electricity, gas, water supply, mining and manufacturing facilities to produce goods. Manufacturing is a process in which raw materials are physically and chemically transformed into new products. Manufacturing is the most important subsector of industry. In 2009 and 10, manufacturing contributed 16% of the GDP and employed around 5 crore workers. देखिए, अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के सब सेक्टर्स पे देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज किया जा सकता है। जो इंडस्ट्री है उनको क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, वाटर सप्लाई की, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रॉ मटेरियल्स, जो कि फिजिकली जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर केमिकली, फिजिकली और केमिकली क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक नए प्रोडक्ट में। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब सेक्टर है किसी भी इंडस्ट्री का। और 2009 और 10 की यहाँ पर बात की जा रही है। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो करीब हमारे जीडीपी का 16% जो 16% जो था, 16% जीडीपी का हमारा जो हिस्सा था वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से यहाँ पर लिया गया था, और साथ में वो करीब 5 करोड़ वर्कर्स को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देता है। Manufacturing is widely accepted as the foundation of a balanced economy. It was a prime factor in the growth of development countries. In the growth of developed countries, historically, all developed countries focused on developing their manufacturing sector. Growth in manufacturing catalyzed demand in other sectors. Goods from the manufacturing sector fulfill many of our life needs. So, the objective of the manufacturing sector is to find the appropriate technology to mass produce goods and ensure that these goods are available in everyone in the market. देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड है, मींस जो बैलेंस्ड इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए उसका फाउंडेशन है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये एक प्राइम फैक्टर है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो ग्रोथ है वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से भी हो रहा है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाएगा तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो ज़्यादा फोकस करती हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए। जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग में वो अदर सेक्टर्स की डिमांड को भी क्या करता है, फुलफिल करता है। इस वजह से ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को ज़्यादा
अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा डेवलपमेंट का, ज़्यादा ग्रोथ का यहाँ पर मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो ज़्यादा बढ़े। जो गुड्स हैं, जो सामान हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के, वो बाकी के अदर जो लाइफ की नीड्स हैं उनको भी यहाँ पर फुलफिल कर लेते हैं, और साथ में अदर सेक्टर्स की भी जो डिमांड रहते हैं उनको फुलफिल करने का काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो वो यहाँ पर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को फाइंड करना है, और साथ में जो मास प्रोड्यूस गुड्स हैं उनके लिए मास प्रोड्यूस गुड्स जो है उनके लिए एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को ढूंढना है, और साथ में ये इंश्योर करना है कि जो गुड्स हैं वो सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए अवेलेबल हो मार्केट में। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से पढ़ेंगे। थैंक यू।